बार ऐसा सुना है कि अब हम वोट ही नहीं करने जा पाएंगे। ये सब अंदरों अंदर का खेल है, हम ऐसा मानते हैं। हमें तो वोट करना था भाई, हमने सोचा था कि फर्स्ट टाइम वोटर है तो जनरल इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, हमारे अच्छे कैंडिडेट को सांसद बनाकर सांसद भवन में भेजेंगे, पर इन लोगों ने हमें मौका ही नहीं दिया। मताधिकार जो हमें खो दिया है उसके लिए हमें खेद है, इसलिए इलेक्शन होता तो अच्छा रहेगा। अपोजिशन तो होना चाहिए, इसके ये नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। ખરેખર દુઃખદ વાત છે, લોકશાહીની હત્યા થઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે। करके ये इलेक्शन जीत के विनर हो गया है, कि जो पैसों से तो खेल कर लिया है, वो पैसों का बहुत बड़ा खेल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग। इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को फादर ऑफ पावर के द्वारा हाईजेक कर लिया गया है। करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव आयोग छोटी छोटी जगह और बड़ी बड़ी जगह पर प्रदर्शन कर रहा है, आपको बता रहा है कि 100% मतदान करना है। लेकिन क्या हो जब लोकतंत्र को हाशिए में रखकर सूरत चुनाव जैसे कांड आपकी नज़रों के सामने कर दिए जाए और 18 लाख वोटरों को वोट देने से वंचित कर दिया जाए। आप समझिए कि किस तरह से इतना बड़ा धोखा सूरत के लोगों के साथ साथ देश के साथ हुआ है। 5 साल में एक बार अपना नेता चुनने वाले और लोकतंत्र में सही व्यक्ति को संसद में पहुंचने की भूमिका निभाने वाले नागरिकों से उनका हक छीन लिया गया। क्या आप भी इन सब चीज़ों को हल्के पे ले रहे हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि यह सब जो हो रहा है बिल्कुल सामान्य है और कभी कभी ऐसा हो जाता है? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जिस तरह से सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुम्हानी के साथ साथ उसके प्रस्तावक को गायब कर दिया गया, क्या इसमें आपको कोई संदेह नज़र नहीं आता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो जाए और वह मीडिया के सामने ना आए? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी उम्मीदवार को चुनाव में शामिल न होने दिया जाए और वह न चीखे, वह न बोले, वह न चिल्लाए और कहीं गायब हो जाए? क्या इसमें कहीं भी आपको कोई संदेह दिखाई नहीं देता? अगर ऐसा है तो आप भी भक्ति की सीमा को लांघ चुके हैं। अगर यही हालात रहे तो एक दिन सरपंच के चुनाव में, पंच के चुनाव में और छोटे छोटे चुनावों में भी ऐसे ही प्रस्तावकों को गायब कर दिया जाएगा। उन्हें सत्ता का डर दिखाया जाएगा, नहीं डरे तो खरीद लिया जाएगा। और जब भी आप सरपंच, पंच, मेयर, पार्षद जैसे छोटे छोटे चुनाव में खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं प्रस्तावकों को गायब करके पासा ही पूरी तरह से पलट दिया जाएगा। तब फिर आप क्या करेंगे? तब भी आप यूं ही बोलेंगे कि ये तो होता रहता है, या तो आम बात है। यह देश में कैसा निर्भीक चुनाव हो रहा है? क्या अभी के हालात में कोई भी ऐसी स्वतंत्र संस्थान है जो आपसे आपका हक छीने जाने पर कार्रवाई कर सके, झूठ फैलाने पर कार्रवाई कर सके और आपके हक की और आपके अधिकारों की रक्षा कर सके? या फिर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वतंत्र संस्थान कहीं ऐसे ना हो जाए कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री का यस मैन बनकर रह जाए। बीजेपी 1984 से लगातार सूरत का चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि सूरत की जनता को ठग लिया गया? जब इतना ही विकास हो गया था तो इस बार बीजेपी को क्यों लगा कि वह इस चुनाव को हारने वाली है? सूरत में इस बार तो ना ही कोई प्रचार प्रसार होगा और ना ही कोई नेता जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर ठीक करने का वादा करेगा, क्योंकि जीत तो पहले ही हो चुकी है और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया जा चुका है। 18 लाख वोटरों के उत्साह को पानी पानी कर दिया गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुनियोजित तरीके से इस सीट को ठगा गया है, इस सीट पर षड्यंत्र बैठाया गया है। इसके लिए हम दैनिक भास्कर के मृगंद पटेल की एक रिपोर्ट को आपके सामने साझा करना चाहते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस खबर को पूरा देखेंगे। हम आपके लिए खबरें निकाल कर लाते हैं, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि खबरों को पूरा देखिए और अगर आपको लगता है कि अगर हमारी खबरें सही हैं, अगर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो इसे साझा कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम आपको दैनिक भास्कर के मृगंद पटेल की वो रिपोर्ट साझा करते हैं जिसमें मृगंद पटेल ने पूरे घटनाक्रम को पूरे विस्तार तरीके से बताया है। दैनिक भास्कर के मृगंद पटेल ने लिखा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा से मिला हुआ था, उसने जानबूझकर अपने रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया, न कि पार्टी कार्यकर्ताओं को। 5 स्टार होटल में इसका प्लान बना और कांग्रेस का उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी को क्या क्या करना है इसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से भाजपा ने तैयार की और इसी प्लानिंग के अनुसार नीलेश कुम्हानी ने प्रदेश कांग्रेस को पूरी तरह से अंधेरे पे रखा और आखिरी वक्त पर पासा
पलट दिया। भास्कर के मृगन पटेल ने बताया कि भाजपा भी इसमें मिली हुई थी। तो आप समझिए कि विकास का दावा करने वाली और विकास विकास चिल्लाने वाली, लेकिन हाँ अभी के समय पर हिंदू मुस्लिम करने वाले, अधिक बच्चा पैदा करने वालों को मुद्दा बनाने वाले और झूठ बोलकर मंगलसूत्र को बेचने की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी भी यह साहस नहीं कर सके कि चुनाव कराकर जनता के बीच जाकर यह फैसला कर सके कि जनता किसे चुनती है। अगर नीलेश कुमारी ने कांग्रेस को अंधेरे पर रखा तो बीजेपी ने भी सूरत के लोगों को अंधेरे पर रखा है और उनके साथ पे छल किया है। भास्कर के मृगन पटेल ने लिखा है कि यह सब षड्यंत्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के सीधी निगरानी में हुआ है। तो क्या बीजेपी को लगा कि जो सीट वो लगातार 1984 से जीत रही है इस सीट को इस बार हार सकती है, तो क्यों ना इसे पिछले दरबारिया से हथिया लिया जाए, और यह वह करने में भी सफल हो चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस के नीलेश कुमारी ने एक षड्यंत्र रचा जिससे एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चुनाव से ही बाहर हो गई, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या बीजेपी के उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह के षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल थे? क्या इन सब चीज़ों को इतने हल्के पे लिया जा सकता है? क्या सूरत में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसे महज सोचकर भुलाया जा सकता है, या इस पर एक गंभीर और सख्त एक्शन लेने की जरूरत है? ये आपको तय करना है, ये आपको बताना है, ये आपको सोचना है कि देश किस मुहाने पे खड़ा है, कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां किस लेवल तक जा रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए कि किस तरह से 18 लाख लोगों का हक छीन लिया गया? ऐसा करने वाले लोगों पर क्या कोई ठोस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब आप समझिए कि कोई भी पार्टी ऐसा क्यों करेगी जो जनता के बीच जाकर आराम से चुनाव जीत सकती थी। कहने को तो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, तो फिर इतना डर क्यों है कि षड्यंत्र रचकर पीछे के गेट से एंट्री करनी पड़ रही है? हमने देखा कि भाई भगत सिंह ने, पूज्य बापू ने, बाबा साहब ने, ऐसे हजारों क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज़ादी की लड़ाई लड़कर हमें क्या दिया कि भाई हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं, हम विधायक चुन सकते हैं, हम सांसद चुन सकते हैं। ये पहली बार ऐसा मैंने शायद सुना है, हम तो इतने जानकार नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा सुना है कि अब हम वोट ही नहीं करने जा पाएंगे। 15-20 लाख लोग 7 तारीख को सब अपने ऐसे सेल्फी रखेंगे, सब प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। हम क्या करेंगे? तो हमें लगता है कि ये ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है। एक दूसरा है कि बोल रहे हैं कि अभी सब ने अपना उम्मीदवारी पत्र वापस ले लिया तो हम अभी सब ये हो गया। अरे सब ने उम्मीदवारी पत्र वापस ले लिया, अपना पर्चा वापस ले लिया, तो वो नए से चुनाव करवाए। चुनाव आयोग इतना पैसा, लाखों करोड़ों रुपए का चुनाव आयोग चलवाते हो तो नया चुनाव करवाओ। ऐसे कैसे कि बिना चुनाव के आप बोल दो कि ये हमारा सांसद है, ये हमारा विधायक है? ये तो कहाँ का न्याय हो गया। उस पर एक नोटा का बटन भी होता है, हालांकि उस नोटा से कुछ होता नहीं है, नोटा से कुछ नहीं होता, लेकिन वो नोटा का बटन भी तो होता है। क्या नोटा ने भी ऐसा बोल दिया? नोटा ने शरीर धारण करके ऐसा बोल दिया कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ? नोटा ने बोल दिया कमलम में जाके कि नोटा भी चुनाव नहीं लड़ रहा है? नोटा इंसान है तो नोटा तो है, तो नोटा और भाजपा के बीच ही वोटिंग करवा देते हैं। ये तो गजब का माहौल चल रहा है। आपको चंडीगढ़ का मेयर चुनाव तो पता ही होगा, उसमें भी कुछ इसी तरह से हथरंगा अपनाया गया था, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। अब समझिए कि किस तरह से छोटे छोटे चुनाव से लेकर बड़े बड़े चुनाव तक जीतने के लिए एक पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है वह किस हद तक जा सकती है। आप समझिए कि आप कितने सुरक्षित हैं, आप समझिए कि आपका वोट कितना सुरक्षित हो गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से षड्यंत्र करके आपका वोट छीना जा रहा है? और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियों का डर है वो सही है। नीलेश कुमारी के तीनों ही प्रस्तावक उसके रिश्तेदार थे और जिन पर फर्जी साइन होने का आरोप लगा है, या आरोप भी बीजेपी ने लगाया है। अब समझिए कि बीजेपी को पता चल जाता है कि ये जो साइन है ये फर्जी है, या उन्हें कैसे पता चल जाता है, और वो भी इसी मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करती है। जब चुनाव आयोग नीलेश कुमारी सहित तीनों प्रस्तावकों को बुलाता है तो वह गायब हो जाते हैं। क्या अब भी आपको इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है? सूरत चुनाव में यह जो हुआ है वह चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से भी ज़्यादा खतरनाक है। लोकतंत्र की
हत्या है। भास्कर ने कई घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरह से यह पूरी प्लानिंग 3 दिनों में की गई। बसपा के उम्मीदवार प्यारेलाल भारती पर्चा भरकर बड़ोदरा के फार्म हाउस में चले जाते हैं। वहां उनसे बीजेपी के द्वारा संपर्क करने की कोशिश की जाती है और जब संपर्क नहीं हो पाता है तो लोकेशन के हिसाब पर क्राइम ब्रांच उन्हें पकड़कर सूरत के 5 स्टार होटल पर ले आती है और पर्चा वापसी के लिए उनसे कहा जाता है। तब आप समझ सकते हैं कि इसमें क्राइम ब्रांच की भूमिका भी कितनी अहम थी। तो क्या चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की भांति इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? क्या उसे यह नहीं बताना चाहिए कि इन सब डील में क्राइम ब्रांच की भूमिका कितनी थी, इस सब डील में गुजरात सरकार की भूमिका कितनी थी और किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए की गई थी? दैनिक भास्कर लिखता है कि इसी तर्ज पर बाकी के उम्मीदवारों को भी उसी 5 स्टार होटल पर लाया गया और पर्चा वापस करने की पूरी प्लानिंग की गई। यह सब प्लानिंग 3 दिनों के अंदर की गई और बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया गया। कांग्रेस का उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी और उसके तीनों रिश्तेदार जो प्रस्तावक थे वो गायब हो चुके हैं, वह खोजे से भी नहीं मिल रहे हैं। क्या गुजरात की पुलिस इतनी असक्षम हो गई है कि उन तीनों प्रस्तावकों को चुनाव आयोग के सामने लाकर हाजिर नहीं कर सकती? जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने बसपा के उम्मीदवार को खोजकर लोकेशन के आधार पर 5 स्टार होटल में पहुंचा दिया, तो क्या गुजरात की पुलिस कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी और उसके 3 प्रस्तावकों को खोजकर सामने नहीं ला सकती? अब भी आप नहीं समझ रहे हैं? अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझाया नहीं जा सकता है। सूरत के मामले पर चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री का यस मैन ना हो। यस मैन का मतलब तो आप समझ रहे हैं। यस मैन का मतलब ऐसा अधिकारी जो सत्ताधारी दल के साथ साथ प्रधानमंत्री पर भी कार्यवाही कर सके, उनके हाँ में हाँ ना मिलाता हो। चुनाव आयोग के अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया गया, अब उसके चयन की प्रक्रिया में अब सिर्फ प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई भी एक मंत्री और विपक्ष का नेता को रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनेगा वह सत्ताधारी दल के समर्थन से ही बनेगा। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि जिस एफिडेविट के आधार पर प्रस्तावक का हस्ताक्षर मेल नहीं खाता है, यह बोला गया कांग्रेस के उम्मीदवार को जिसके आधार पर बाहर कर दिया जाता है और बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध जीता हुआ घोषित कर जाता है, उस हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी हम आपको बता देना चाहते हैं। सभी निर्वाचन अधिकारियों के पास में एक हैंडबुक होती है जो बताती है कि चुनाव में प्रक्रिया क्या होगी। उस निर्वाचन अधिकारी के हैंडबुक से पॉइंट 5.14 में जो लिखा गया है वह मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा गया है कि उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो हस्ताक्षर में अपना पूरा नाम लिखे। यह भी जरूरी नहीं है कि जो हस्ताक्षर उसने मतदाता सूची में किया है उससे मेल खाता हो। अगर वो अपने हस्ताक्षर को उस तरह से करे जैसे आमतौर पर करता है, यानी कि पहला अक्षर उसके बाद उपनाम, तो भी इसे वैध माना जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं आप? इसलिए अब चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि सिर्फ हस्ताक्षर के आधार पर किसी उम्मीदवार को फर्जी घोषित करने की प्रक्रिया क्या है। हैंडबुक के खंड 6.7 में एक और बात लिखी है जिसमें आप सभी को जानना चाहिए। उसमें लिखा गया है कि एक धारणा है कि प्रत्येक नामांकन पत्र विधि मान्य है जब तक कि विरोध प्रथम दृष्टि स्पष्ट ना हो या प्रस्तुत ना किया गया हो। नामांकन पत्र की विधि मान्यता के बारे में संदेह की दशा में ऐसे संदेह का लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए और नामांकन पत्र को विधि मान्य ठहराया जाना चाहिए। इसे पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई संदेह भी है तो संदेह का लाभ उम्मीदवार को मिलना चाहिए और निर्वाचन अधिकारी को छोटी मोटी तकनीकी और लिपकी गलतियों पर उदारता बरतनी चाहिए। इस हैंडबुक में यह भी लिखा गया है कि अगर किसी उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से रद्द किया जाता है तो वह चुनाव भी रद्द किया जा सकता है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव को रद्द करने की
मांग कर रहे हैं। अब यह बोला जा रहा है कि भारत के इतिहास में 30 बार निर्विरोध चुनाव हुए हैं, लेकिन बात यहां निर्विरोध चुनाव की नहीं है, बात है प्रस्तावक के गायब हो जाने की, प्रस्तावक के हस्ताक्षर के सही नहीं होने की और बाकी उम्मीदवारों को मजबूर करके पर्चा वापस लेने की। दैनिक भास्कर ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उम्मीदवारों को बुलाया गया, जो नहीं मिले उसके लिए क्राइम ब्रांच की मदद ली गई और उन्हें पकड़ कर लाया गया और उनसे पर्चा वापस लेने के लिए बोला गया। अब सूरत के 18 लाख मतदाता क्या करेंगे? वहां बीजेपी तो जीत गई, लेकिन 18 लाख मतदाताओं की करारी हार हुई है। अभी नीलेश कुम्हानी गायब है और उसे खोजा नहीं जा सका है और उसके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा भी जोर पर, लेकिन इन सब भीतरघात में सिर्फ नीलेश कुम्हानी ही शामिल नहीं है, वह तो सिर्फ एक मोहरा है और असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे आपको जाति और धर्म के नाम पर बांटता हुआ दिखाई दे सकता है। चुनाव आयोग को भी इन सब मामलों पर दखल देकर लोगों के बीच में जारी आशंकाओं को दूर करना चाहिए और एक जो छवि है जो उसे यश में बनाती है, उस छवि से भी बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद।